हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन 230 बाय 600 mm विद 50 mm इफेक्टिव कॉन्क्रीट। आपको दिया हुआ है बीम का साइज और आपको इफेक्टिव कॉन्क्रीट कवर जो आपको दिया हुआ है 50 mm का, इज reinforced विद 5 नंबर ऑफ 25 mm डायमीटर बार्स ऑन टेंशन साइड। टेंशन साइड पे AST दिया हुआ है एंड 3 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर बार्स ऑन द कंप्रेशन साइड। तो मतलब डबली रिइंफोर्स्ड आपका बीम है। इट इज कैरिंग एन इम्पोज्ड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक आपका लोड जो आ रहा है वो 50 किलो न्यूटन पर मीटर का आ रहा है ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 7 मीटर। स्पैन दिया हुआ है आपको। चेक द एडिक्वेसी ऑफ द बीम या ऑफ द डिजाइन। एडिक्वेसी हमें चेक करनी है और देखते हैं एक बार क्या है। The permissible stress in concrete and steel are 7 and 230 Newton per mm square. M 15 है। Compressive stress in steel bars 1.5 m times the compressive stress in surrounding concrete. तो चलिए देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमें ऐसा नहीं बोला था, बट कोई क्वेश्चन हमने देखा नहीं ऐसा। बट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी एडिक्वेसी चेक करिए बीम की या इस डिजाइन की। एडिक्वेसी चेक करने का मतलब ये है कि क्या मेरा ये बीम सक्षम है इतना लोड बर्दाश्त करने के लिए जो इसके ऊपर आ रहा है। ये चीज मुझे यहाँ पे चेक करनी है। क्या मेरा ये बीम मैंने सही से डिजाइन किया है या गलत डिजाइन किया हुआ है, मुझे ये चीज चेक करनी है। ये चीज चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो इसके ऊपर आ रहा है बेंडिंग मोमेंट वो देखूं और इसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है वो चेक कर लेता हूं। अगर कैपेसिटी से ज्यादा मूवमेंट लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो बीम है वो अच्छे से डिजाइन नहीं किया हुआ, अनसेफ है। अगर अच्छे से डिजाइन किया होगा तो इसकी रेंज में ही ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो वो चीज चेक करते हैं। देखो, अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है, जो भी वैल्यूज दिए उनको लिख लेते हैं। तो बीम के थ्रू समझ लेते हैं इसको, डायग्राम बना लेते हैं। बेसिकली डायग्राम से हमें वैल्यूज जो है और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज जो बीम है वो डिजाइन करके दिया हुआ है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये डिजाइन सही किया हुआ है या गलत है। तो यहाँ पे डिजाइन बना लेते हैं, वैल्यूज भी इसी के थ्रू हम लिख लेंगे। तो बी आपको दी हुई है, साइज क्या दिया हुआ था बीम का 230 बाय 600। तो ये 230 है। 600 आपकी ओवरऑल डेप्थ है। यहाँ पे आपको कितने दिए हुए हैं, स्टील बार्स 50 mm का कवर दिया हुआ है, वो भी शो करते हैं अभी यहाँ पे। 5 नंबर ऑफ 25 mm डायमीटर बार्स ऑन टेंशन साइड, 3 4 और एक 5। तो ये दिए हुए हैं 5 हमें 25 mm डायमीटर के बार्स। तो ये ऐसे होगा। ये हमारा कवर दिया हुआ है हमें 50 mm का। ठीक है भाई। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 600 माइनस 50, तो ये होगी 550। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन साइड पे भी दिए हुए हैं। तो 3 16 mm के दिए हुए हैं स्टील बार्स, तो 3 ऑफ 16 mm डायमीटर बार्स। यहाँ पे ये शो कर दिया हमने। इम्पोज्ड लोड आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि हमारा सपोज कितना है, लाइव लोड आ रहा है हमारा कितना, इम्पोज लोड जो मतलब इसके ऊपर इम्पोज किया गया है। ठीक है, या आप लाइव लोड नहीं कह सकते इसको, हम सुपर इम्पोज कह दो, या इसके ऊपर डेड लोड आप बोल सकते हो कि कितना आ रहा है। कहाँ गया, सुपर इम्पोज लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके अलावा हमें स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील सिग्मा सी बी सी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस हमें ये दी हुई है, और ये दी हुई है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका यूज करेंगे जब हमारा क्वेश्चन में जरूरत होगी हमें। इसके अलावा हमें स्पैन दिया हुआ था शायद, कॉन्क्रीट इज स्पैन हमें कहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये रहा 7 मीटर का स्पैन दिया हुआ है। लेंथ हमें दी हुई है 7 मीटर्स। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है हमें मेंशन्ड है, दी हुई है यहाँ पे। ये 230 हमारा कितना है।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ दी, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत तो हमें पड़ेगी यार। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ये क्या है आपका CA, ये क्या है TA/M, ये क्या हो जाएगा आपका XA, और यहाँ पे भी आएगी क्योंकि डबली रीइंफोर्स्ड है तो ये C' हो गई, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है DC, तो ये XA - DC, ये डिस्टेंस D - XA। तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी हैं, बाकी जो होंगी साथ साथ कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे। मेन काम हमारा क्या है यहाँ पे, इसके ऊपर आने वाला बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना, और बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है उसके साथ साथ हमारा जो भी इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो इसके अंदर हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, लोड जो मैंने W आपको दिखाया हुआ है, ये सपोज WL ही लिख लो इसको आप, ठीक है, जो सुपर इम्पोज्ड लोड है या लाइव लोड आप कह सकते हो, कि इसके ऊपर जो लोड आ रहा है, सुपर इम्पोज्ड का मतलब यही कि इसके ऊपर इम्पोज किया गया है, लाइव लोड कह दो, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। वो आपको कोई भी लोड हो सकता है, डेड लोड भी हो सकता है, ठीक है। लाइव लोड अगर मेंशन नहीं किया तो आप सुपर इम्पोज्ड है, इसके ऊपर लग रहा है बेसिकली, ऊपर अलग से आपने कोई लोड लगा दिया तो वो 50 किलो न्यूटन का है, या आप इसको कुछ भी कह सकते हो, SWS बोल दो, सुपर इम्पोज्ड है इसीलिए, ठीक है। बस W1 W2 कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे सबसे पहले तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, स्टेप नंबर 1, बेंडिंग मोमेंट की, भाई इसके साइज के हिसाब से हमारा कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, तो वो दोनों कंपेयर कर देंगे, तो वहां से हमें पता चल जाएगा एडिक्वेसी का। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आ रहा है इसके ऊपर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लोड निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो लोड निकालने के लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टोटल लोड की। तो डेड लोड हमारा कितना आ रहा है, इसका साइज क्या था, साइज हमारा 230/600 है, तो 0.23 इंटू 0.6 इंटू 25 कितना आ रहा है डेड लोड हमारा, 0.23 इंटू 0.6 इंटू 25, 3.45, ये आ रहा है आपका 3.45 किलो न्यूटन पर मीटर डेड लोड। और लाइव लोड या फिर सुपर इम्पोज लोड आपको कितना दिया हुआ है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर दो, 50 + 3.45 53.45 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां से हमें लोड की वैल्यू मिल चुकी है। बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं भाई अब। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें पता है बीम कौन सा है हमारा, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, WL²/8। W कितना है 53.45 इंटू में L, स्पैन कितना दिया हुआ हमें 7 मीटर्स। तो ये वैल्यू देखो कितनी आती है, 53.45 इंटू 7²/8, 327.38, 327.38 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा यहां से बेंडिंग मोमेंट आ चुका है, जो कि इसके ऊपर लग रहा होगा इसके साइज के हिसाब से। अब मुझे कंपेयर क्या करना है भाई, इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब मैं कैलकुलेट करूंगा यहां पे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो एक तरह से हमारा बैलेंस सेक्शन का हो गया, ठीक है। तो वो बैलेंस्ड सेक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे चेक नहीं करूंगा, पहले मुझे ये चेक करना है कि इसकी कैपेसिटी, इसका जो सेक्शन है वो अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है या कैसा है।
वो चेक करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। वो निकालने के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब मेरा ये था कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ये तो इसके ऊपर लग रहा है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी मैं कैसे निकालूंगा, इसके प्रोवाइडेड साइज के हिसाब से। क्लियर? तो प्रोवाइडेड साइज के हिसाब से इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज मैं यहां पे करेंगे कैलकुलेट हम। उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि सेक्शन कैसा है, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है, या फिर कैसा बैलेंस्ड है, ठीक है। क्योंकि डबली रीइंफोर्स्ड है इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। अगर डबली नहीं होता तो नॉर्मल मैं कैलकुलेट कर लेता और वहीं से कंपेयर हो जाता, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी वही आ जाती जो सिंगली रीइंफोर्स्ड के अंदर आपकी बैलेंस्ड की रहेगी। ओवर रीइंफोर्स्ड हम देते नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी बैलेंस्ड वाली बची, बट इसमें क्या है आपकी डबली दिया हुआ है, तो डबली दिया हुआ है तो उसके हिसाब से कैपेसिटी निकालेंगे इसकी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स ए और एक्स सी। तो स्टेप नंबर 2 इजी क्या रहेगा आपके लिए, पहले कौन सा निकाल लो भाई, सेफ और इजी, एक्स सी, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो। एक्स ए में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसके नंबर तो कटेंगे ही, ये भी जाएगा फिर। तो पहले इसी को ही निकाल लो, ठीक है। मैंने बताया था कि सबसे पहले वही स्टेप किया करो जो आपको इजी लगे और जो आप जल्दी जल्दी कर सको। तो एक्स सी क्या होता है हमारा यहाँ पे, के इंटू डी, और क्या के की वैल्यू क्या है, क्या होती है, एम सी अपॉन टी प्लस एम सी, इंटू में डी, और एम सी की वैल्यू 93.33 अपॉन टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे, पर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस 230, तो 230 प्लस 93.33 इंटू में हमें डी कितना था 550, डी हमने कैलकुलेट किया था ना। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी 93.33 इंटू 550 अपॉन 230 प्लस 93.33, ये आ गया 158.75 mm। ये आपका यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ आ गया है न्यूट्रल एक्सिस का। एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3, एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करो भाई। अब एक्स सी मिल गया, अब एक्स ए करो, कंपेयर करेंगे, पता चल जाएगा, उसके हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अब एक्स ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है आपका डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, स्टील को भी। तो यहाँ पे WSM में कैसे निकालते हैं एक्स ए, हम बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट कर दो, उससे आपकी एक्स ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो कंप्रेशन साइड पे मोमेंट ऑफ एरिया जब मैं इक्वेट करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, b इंटू एक्स ए स्क्वायर बाय 2 नॉर्मली जो बनती थी, प्लस एक्स्ट्रा क्या अब यहाँ पे स्टील भी है, तो 1.5 m माइनस 1 इंटू में ASC इंटू में डिस्टेंस कितना आएगा इसका, एक्स ए माइनस डी सी, ये डिस्टेंस लिखते हैं ना, तो एक्स ए माइनस डी सी, इसको किसके इक्वल करूंगा, m इंटू ए एस टी, एम इंटू ए एस टी। ये इस वाले पोर्शन का क्या हो गया, एरिया इंटू में इसका डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस एक्स ए। अब इसको इक्वेशन में पुट करते, इसकी वैल्यूज पुट करता हूं सारी, और यहां से एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो बी की वैल्यू क्या है भाई, 230, तो 230 इंटू एक्स ए स्क्वायर बाय 2 प्लस 1.5 इंटू एम की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, तो 1.5 m माइनस 1, ठीक है, इंटू में ASC। अब ASC हमें पता नहीं है, ठीक है, पता है मतलब वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी, तो यहां पे लिख दें या वहीं पे कैलकुलेट कर दें, ठीक है, तो यहीं लिख देते हैं। यहां पे भी आप शुरुआत में भी कर सकते हो ये सारी कैलकुलेशन, अदरवाइज वहां पे आप अभी लिख दो इसको, चाहे एज इट इज कर दो यार। चलो ASC क्या हो जाएगा आपका, कंक्रीट जो है आपका स्टील जो है कंप्रेशन साइड में कितने हैं,
3 इंटू पाई बाई 4 इंटू में 16 स्क्वायर। सपोज आप यहीं भूल गए लिखना तो यहाँ पे ऐसे भी एज इट इज लिख सकते हो कैलकुलेट करके। तो ये क्या हो गया, इंटू में ASC इंटू में XA माइनस DC, XA माइनस DC। कवर कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कवर कितना दिया हुआ था, इफेक्टिव कॉन्क्रीट कवर कितना है 50 mm का। XA माइनस DC इक्वल्स टू M इंटू AST। M की वैल्यू क्या है 15 इंटू AST क्या है, स्टील आपका टेंशन पे 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर। M इंटू AST इंटू D माइनस XA। D कितना है 550 माइनस XA। सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 115 आएगा ना शायद। ये 230 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा, हाँ 115 आएगा। 115 XA स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 15 माइनस 1 इंटू 3 इंटू पाई इंटू 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये आ रहा है हमारा 12968.495 लिख देते हैं इंटू XA माइनस 50 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं 15 इंटू 5 इंटू पाई इंटू 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 36815.53.5 लिख देते हैं इंटू में 550 माइनस XA। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 115 XA स्क्वायर प्लस 12968.5 XA माइनस 12968.5 इंटू 50, 648,425। ठीक है, 63, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू ये 36815.5 इंटू 550, 2024,8525 माइनस 36815.5 XA। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करते हैं। 115 XA स्क्वायर हमारा एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब XA वाली टर्म सारी की सारी सॉल्व कर लो, वो लेफ्ट साइड आएगी तो ऐड हो जाएंगे दोनों। 12968.5 प्लस 36815.5, ये हो गया 497 प्लस 49784 XA। और ये माइनस है, ये इधर आके ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी। तो माइनस ऑफ 648,425 माइनस 2024,8525, ये हो गया माइनस 2089,6950 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है फाइनली। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू इसके अंदर है 115, B की वैल्यू है 49784, C की वैल्यू है हमारी यहाँ पे माइनस ऑफ 20896950। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी XA की वैल्यू जो आएगी वो आती है 261.6 mm। तो फाइनली हमारी यहाँ पे XA की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। कैलकुलेशन मिस्टेक काफ़ी हो सकती है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी ध्यान से करना। तो XA की वैल्यू हमें पता चल गई और XC की वैल्यू हमें पता चल गई। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, स्टेप नंबर
4 कंपैरिजन। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। तो यहां से हम जब देख रहे हैं तो एक्स सी क्या है, कम है, और एक्स ए ज्यादा है, इसका मतलब एक्स ए इज मोर देन एक्स सी। तो क्या हो गया, कौन सा सेक्शन है ये हमारा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो देयरफॉर इट इज एन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की, एक्स ए इज मोर देन एक्स सी, और पहले कौन फेल करता है ओवर रीइंफोर्स्ड के अंदर, हमारा कॉन्क्रीट फेल करेगा। तो इसलिए सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी, एंड सिग्मा जो टी ए की वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी, इज लेस देन सिग्मा एस टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी ए और सी डैश की जो वैल्यू है ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सी ए मेरी क्या हो गई, यहाँ पे सिग्मा सी बी सी के बराबर हो गई, पता चल गया मुझे। तो जब मैं इसकी कैपेसिटी निकालूंगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो उसके अंदर मुझे सी डैश की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। तो यहां से मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट सी डैश। सी डैश कहां से कैलकुलेट करूंगा मैं, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल रूल। तो सिमिलर ट्रायंगल रूल से हम क्या करेंगे, सी डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू सी डैश अपॉन, इसके साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगी, एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए माइनस डी सी। तो यहां से हमारी सी डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सिग्मा सी बी सी क्या दी हुई है हमें, 7 अपॉन एक्स ए की वैल्यू क्या कैलकुलेट करिए, 261.6 इंटू में एक्स ए माइनस डी सी। एक्स ए क्या है 261.6 माइनस कवर कितना दिया हुआ था हमें, यहाँ पे कवर दिया हुआ था 50 mm का, तो इंटू में 261.6 माइनस 50। इसको सॉल्व करके यहां से देखो कि सी डैश की जो वैल्यू है हमारी कितनी आती है, ये आएगी हमारी 261.6 माइनस 50 इंटू 7 डिवाइड बाई 261.6, ये आ रही है 5.66, मतलब 5.67 लिखते हैं, 5.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारी यहाँ से सी डैश की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसके बाद जब मैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूंगा, या इसकी जो मूवमेंट की वैल्यू है, बेसिकली इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी उसको कैलकुलेट करना बच गया। उसके बाद फिर क्या है, कंपेयर करूंगा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा इसके साइज के हिसाब से आ रहा था, तो उससे मुझे एडिक्वेसी का पता चल जाएगा कि बीम हमारा सेफ है या फिर अनसेफ है। तो जब तक आप इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए यहां से ही कर लेते हैं शुरू। एक्स ए की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स ए हमारा कितना आया है 261.6, और सी डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 5.67। तो यहां से अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही क्या होता है, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम। तो स्टेप नंबर ये कौन सा था, 3 हो गया, एक्स ए 4 5 6, स्टेप नंबर 6 ये क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे कैसे निकालूंगा भाई, C1 इंटू लीवर आर्म 1 इंटू में C2 इंटू में लीवर आर्म 2, ऐसे ही करते हैं कैलकुलेट। लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं C1 इंटू में लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू में लीवर आर्म 2। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे ही निकालेंगे। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए C1 फोर्स हमारी क्या रहेगी,
C1 फोर्स हमारी कौन सी है पूरे ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगी आपकी B इंटू में, कैसे करते हैं, हाफ इंटू में, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू में बेस, बेस क्या रहता है आपका एक्स ए, सॉरी ये सिग्मा सी बी सी या सी ए बी इंटू सी ए इंटू में ये क्या है एक्स ए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू में इसकी विड्थ जो है, जो कि बी मैंने कर दी, तो ये आ गई आपकी सी फोर्स इंटू में इसका लीवर आर्म क्या करूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो बी इंटू एक्स इंटू सी ए बाई टू जो नॉर्मली हम बोलते हैं, लीवर आर्म क्या होगा इसका डी माइनस एक्स ए बाय डी माइनस एक्स ए बाय 3, ये इसका लीवर आर्म हो गया, ठीक है, प्लस C2 हमारी क्या हो जाएगी C डैश के कोरस्पॉन्डिंग, ये क्या आएगी आपकी 1.5 m माइनस 1 इंटू में ASC इंटू में C डैश, ये तो क्या हो गया इसकी C फोर्स, मतलब C2 फोर्स जो होगी, इंटू में लीवर आर्म क्या होगा इसका, इंटू में लीवर आर्म क्या होगा इसका, यहां लिख देता हूं, लीवर आर्म क्या होगा भाई इसका, यहां से आपको करना है कैलकुलेट, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका D माइनस डी सी, तो D माइनस डी सी इसका लीवर आर्म होगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। आपने क्या किया, पहले ये पूरे ट्रायंगल की फोर्स लिखी C1 फोर्स इंटू में इसका लीवर आर्म कर दिया, फिर C डैश के कोरस्पॉन्डिंग आपने फोर्स लिखी C2 जो फोर्स है, और उसका आपने यहाँ पे लीवर आर्म कैलकुलेट कर दिया या लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो, सिर्फ सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें सिर्फ पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू कितनी है 230, तो 230 इंटू में सी ए क्या बन गया आपका यहाँ पे सिग्मा सी बी सी बना हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 7, तो 7 इंटू में एक्स ए कितना कैलकुलेट किया था हमने 261.6, ठीक है भाई, अपॉन 2 इंटू में डी माइनस डी की वैल्यू क्या है आपकी 550 माइनस 261 पॉइंट कितना था 6 है ना, हाँ, डिवाइड बाय 3 प्लस यहां लिख देते हैं 1.5 इंटू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी भाई 15 थी शायद, एम की वैल्यू हमें दी हुई थी, कितनी दी थी यार भूल गए, एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये रहा, एम की वैल्यू है 15, 1.5 एम माइनस 1 इंटू में ए एस सी कंप्रेशन साइड पे कितना है 3 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू में सी डैश कितनी कैलकुलेट करी थी हमने 5.67 इंटू में 550 माइनस कितना कवर था 50, तो यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो इंडिविजुअल भी लिख देते हैं C1 इंटू लीवर आर्म 1 क्या है और C2 इंटू लीवर आर्म 2 क्या है, ताकि जब आप बाद में कैलकुलेट करो तो अगर किसी की मिस्टेक होती है तो पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन में है। तो 230 इंटू में 7 इंटू 261.6 अपॉन 2 इंटू 550 माइनस 261.6 अपॉन 3, ये आ रहा है आपका 97460,126.4 प्लस दूसरा क्या आ रहा है आपका देखो 1.5 इंटू 15 माइनस 1 इंटू में 3 इंटू में पाई इंटू 16 स्क्वायर इंटू 5.67 डिवाइड बाय 4 इंटू 500 36765681.83, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आएगा प्लस 97460,126.4 134,225,808.2
न्यूटन मिलीमीटर। इसको 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 134.2 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब कंपेयर करते हैं स्टेप नंबर 7। कंपेयर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो एक चीज आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये चीज तो मैं पहले ही निकाल सकता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बीच में मुझे एक्स से एक्स ही निकालने की क्या जरूरत पड़ी। ये जब आप निकालते ना तो आपको देखो यहाँ पे सी डैश की भी जरूरत पड़ती। तो सी डैश आप तभी निकाल सकते थे जब आपको सी मतलब ट्रायंगल रूल के अंदर ये पता हो कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ी थी, इसीलिए हमने वो सॉल्व किया था। अदरवाइज डायरेक्टली निकलती है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से अब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था ये कितना था, 327.38। तो ये तो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 327.38 किलो न्यूटन मीटर इज मोर देन 134.2 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये अभी भी अनसेफ है, ये हमने सही से डिजाइन नहीं किया, तो देयरफॉर इट इज अनसेफ। ठीक है भाई, तो ये आपने बता दिया यहाँ पे कि हमारा ये पर्टिकुलर जो बीम है ये हमने सही से डिजाइन नहीं किया, इसको हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर आने वाला बेंडिंग मोमेंट ये रेजिस्ट कर सके। अभी ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसकी एडिक्वेसी हमने चेक कर दी है, ये हमें अनसेफ मिला है। तो ये हमारी एडिक्वेसी चेक करने का एक जो क्वेश्चन कह सकते हो या एक हमारा जो टेस्ट है वो हमें यहाँ पे पता चल गया कि किस तरह से अगर हमें एडिक्वेसी पूछी हुई है तो उसका मतलब आप मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चीज़ निकालनी है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या हमारा दिया हुआ जो डिज़ाइन है क्या वो सही दिया है या फिर गलत दिया है, इसके अंदर कमी है या नहीं है, वो चीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी वैल्यूज अब जो आपने निकाली है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, जैसे कवर आपको ये तो खैर दिया ही हुआ था 50, सी डैश हमने लिख दी, टी ए इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। तो ये वैल्यूज़ आप निकाल के यहाँ पे शो कर सकते हो अगर टाइम है तो, अगर नहीं है तो इतना भी काफ़ी है, जितना हमने अभी कर दिया क्वेश्चन इतना सफिशिएंट क्वेश्चन है आपका। डायग्राम भी आपका हो गया और आपने न्यूमेरिकली भी सारी वैल्यूज़ सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दी है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में बोलता है कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसी रेक्टेंगुलर बीम विद द फॉलोइंग डेटा। हमें अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है इस बीम के लिए जिसका डेटा दिया हुआ है। ब्रेड्थ दी हुई है हमें 230 mm और ओवरऑल डेप्थ दी हुई है 550 mm। तो साइज दिया हुआ है हमें। टेंशन स्टील कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर ऑफ 20 mm डायमीटर बार्स ऑफ Fe415 ग्रेड। तो साइज भी दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्टील भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसके बाद क्लियर कवर दिया हुआ है, M20 कॉन्क्रीट ग्रेड दिया हुआ। तो सारी वैल्यूज दी हैं, हमें सिर्फ क्या निकालना है भाई, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत इजी रहेगा, देखते हैं कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है हेंस डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट दिस अबव बीम कैन कैरी ऑन ए सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ 5 मीटर। मतलब ये बीम मैंने पूरा जो प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे बनाया हुआ है, पहले तो इसकी कैपेसिटी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूंगा। दूसरे पार्ट में बोला है इसी बीम के लिए कि मैं कितना सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड इसके ऊपर मैं लगा सकता हूं, इसके सेल्फ वेट को हटाकर। सुपर इम्पोज मतलब एक्स्ट्रा कितना लोड इसके ऊपर मैं इम्पोज कर सकता हूं, चाहे वो लाइव लोड हो या किसी भी मतलब रूप में आप उसके ऊपर लगाओ। तो हमें ये बताना है कि कितना मैक्सिमम सुपर इम्पोज लोड मैं लगा सकता हूं इसका खुद का वेट हटाकर। 5 मीटर का अगर मैं स्पैन बनाता हूं इसी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, तो एक एक पार्ट करते हैं पहले सॉल्व। सबसे पहले हमारा आएगा पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 के लिए एक तो देखो सबसे पहले तो जो डेटा दिया हुआ है पहले वही लिखना है हमें। वो तो आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ अगर नहीं भी पता तो ये तो चीज़ आप लिखा करो, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए। उसके बाद अब थोड़ा सोचो कि जब मैं मूवमेंट ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूंगा, यहाँ पे अल्टीमेट बोला हुआ है तो इसका मतलब हम LSM से करेंगे। ठीक है,
तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? सबसे पहले एक्स यू की पड़ेगी और एक्स यू लिमिटिंग की। चेक करूंगा मैं कि मेरा सेक्शन कैसा है, अंडर इनफोर्स्ड है, ओवर इनफोर्स्ड है या कैसा है। उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर मैं यहाँ पर हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, सी इंटू लीवर आर्म या फिर टी इंटू लीवर आर्म। इतना स्टेप आपको, इतना प्रोसीजर पूरा का पूरा आपको पूरा याद होना चाहिए, ताकि आगे ऐसा ना हो कि 2 स्टेप करने के बाद आपको कोई स्टेप कैंसिल करना पड़े और आपको पता चले ये अप्रोच तो हमें करनी ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा माइंड मैपिंग पहले ही कर लिया करो। तो सबसे पहले हमें डेटा लिखना है। डेटा में हमारी होगी वैल्यूज, बी होगी हमारी 230 mm, कैपिटल डी जो हमें दिया हुआ है वो है 550। ठीक है भाई। क्लियर कवर जो दिया हुआ था हमें वो दिया हुआ है 30 mm। ठीक है, ये आपको क्लियर कवर दिया हुआ है भाई, इफेक्टिव नहीं है ये। क्लियर कवर दिया हुआ है 30 mm और आपको दिया हुआ है टेंशन स्टील AST। सपोज आपका एरिया ऑफ स्टील जो दिया हुआ है 4 नंबर ऑफ बार्स, π/4 इंटू में 20 के है ना, हाँ। तो ये एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं। तो AST दिया हुआ है हमें, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो क्लियर कवर हमें इतना दिया हुआ है, तो इफेक्टिव कवर हमारा क्या हो जाएगा भाई? क्लियर कवर जो इतना दिया हुआ है, तो सपोज चलो पहले एक बार ये लिख लेते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है, फिर क्लियर कवर को भी देखते हैं। ये हो जाएगा पाई इंटू में 20 स्क्वायर 1256.6 1256.6। ये आ रहा है हमारा 1256.6 mm स्क्वायर हमें जो एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है। ठीक है भाई। इसके अलावा अब हमें एक चीज जो देखनी थी क्लियर कवर की। सपोज इस तरह से हमारा बीम था, तो यहां पे हमें 4 नंबर ऑफ स्टील बार्स दिए हैं 20 mm के। ठीक है भाई, 4 ऑफ 20 mm 5। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई हमारी। अब यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम भी, ताकि हमें आगे भी दिक्कत ना आए, बाकी बाद में ड्रॉ करेंगे जब भी। तो अब हमें जो दिया हुआ है वैल्यू क्लियर कवर की दी हुई है हमें यहां तक की, कितनी दी हुई है? ये हमें दिया हुआ 30 mm। 30 mm हमें एक्स्ट्रा ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कितना है? 30 में कितना एक्स्ट्रा ऐड करूंगा कि हमारा इफेक्टिव कवर बन जाए, जो हमारा यहाँ पे बेसिकली स्टिरअप भी आता है वैसे तो स्टिरअप अगर सपोज मैं कंसिडर नहीं कर रहा और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा जो स्टील का जो डायमीटर है उसका हाफ ऐड करता हूँ। मतलब 20 mm का मैंने दिया हुआ है, तो 20 mm का यहाँ पे हाफ क्या हो जाएगा? जो डायमीटर का हाफ हो जाएगा 10 mm। तो ये 10 mm आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो जो हमारा क्लियर कवर हो जाएगा, इफेक्टिव कवर हो जाएगा DC सपोज, तो वो क्या हो जाएगा? क्लियर कवर प्लस 5/2। तो ये हो गया 30 प्लस 20/2, कितना हो गया ये? 40 mm। तो अप्रोक्सीमेटली 40 mm आपका यहाँ पे क्लियर कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि आपका क्लियर कवर क्या होगा इसके अंदर। तो अब सॉरी, इफेक्टिव कवर क्या होगा? इफेक्टिव कवर हमने निकाल लिया भाई। अब इसके बाद बारी क्या आती है कि यहाँ पे वैल्यूज इसके अंदर प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? XA। ठीक है, और ये आपका यहां तक जो है पोर्शन, ये क्या हो जाएगा? D माइनस XA। ठीक है, बाकी अभी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है हमें। इसके अलावा नेक्स्ट हमें क्या चीज चाहिए थी भाई? अब XU और XU लिमिटिंग हमें तो, क्योंकि क्या चाहिए था? न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखो, XU लिमिटिंग पहले निकाल लेते हैं। XU लिमिटिंग, तो XU लिमिटिंग के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? K इंटू डी। K इंटू डी फॉर्मूला आपका होता है भाई
के की वैल्यू अगर नहीं याद तो आप कन्वेंशनल फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी के की वैल्यू रहती है यहाँ पे 700/1100 प्लस 0.87 FY। अगर नहीं करना वहां से तो आपको पता है कि आपकी कौन सा ग्रेड दिया हुआ है। ग्रेड अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वैल्यू FE415 दिया हुआ है। के की वैल्यू 0.48 रहती है 0.415 के लिए, तो 0.48 इंटू में डी, यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी XU लिमिटिंग की, डी कितनी है हमारी यहाँ पे, ये DC आ गया आपका यहाँ पे, ये तो ठीक है। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, कैपिटल डी माइनस DC। कैपिटल डी कितना था 550 माइनस 40, सपोज ये आपका ये हो गया 500। या फिर आप इसको ये भी मान सकते हो कि बीच में आपकी 10 mm की कोई भी यहाँ पे स्टिरअप दी हुई है, ठीक है। आप एज्यूम कर सकते हो, अगर आपको नहीं दिया हुआ तब भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है भाई। जो आपकी वैल्यूज आएंगी आपकी एज्यूम की गई वैल्यूज के अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है। वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आंसर्स मैच नहीं किए जाते, आपके प्रोसेस को देखा जाता है, ठीक है। आपने जो वैल्यू एज्यूम करी है, मानी है, उसी के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो वैल्यू आपकी इधर उधर वेरी कर सकती हैं, आपका कुछ और आंसर आ रहा है, आपके दोस्त का थोड़ा सा कम या ज्यादा आ सकता है, उसकी वैल्यूज के हिसाब से। तो सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ स्टिरअप का जो डाया है, ठीक है, प्लस डाया ऑफ स्टिरअप। तो मान लिया हमने 10 mm की हमने यहाँ पे स्टिरअप यूज करी थी, प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, ये -50 कर देते हैं, अब इसको 50 mm मान लेते हैं ताकि हमारा आगे फिर यूज करने में दिक्कत ना हो, कोई भी सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 50 mm का इफेक्टिव कवर, ठीक है। मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे, और इधर दिखा भी देना बेशक कि इस तरह से आपके जो स्टिरअप्स हैं यहाँ पे, तो ये आपका 20 आ जाएगा अब, ठीक है। प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप 10 मानना चाहो, 8 mm का मानना चाहते हो 8 mm का मान लो, नहीं मानना या आपने जैसे डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से करना है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, वो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक डायामीटर का हाफ तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा आप अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो, स्टिरअप को कंसिडर तो कर सकते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे 500 कर लेते हैं, ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि हमारा थोड़ा कैलकुलेशन पर्पस के लिए इजी रहे हमारा। तो यहाँ पे 0.48 इंटू में 500, ये आ जाएगी हमारी 240 mm, ये आ गई हमारी XU लिमिटिंग, ठीक है भाई। अब इसके बाद स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, XU की वैल्यू को कैलकुलेट करना। XU की वैल्यू आप लोगों को पता है इसके अंदर कैसे कैलकुलेट की जाती है, C = T करके। तो आप या तो दिखा सकते हो C फोर्स = T फोर्स करके, और डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मत लिखो क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप्स आप 1-2 यहाँ पे दिखा सकते हो। तो C फोर्स आपकी क्या रहती है इसके अंदर, कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पे दिखा भी दो आप चाहे, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है ना आपका। तो जो C फोर्स होती है आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको T फोर्स नजर आएगी, ठीक है भाई। तो ये क्या होती है आपकी 0.36 FCK इंटू B इंटू में XU इक्वल्स टू T फोर्स क्या होती है 0.87 FY इंटू में AST, यही होती है स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया इसके अंदर भी। तो XU क्या हो जाएगी, हमें XU चाहिए था 0.87 FY इंटू में AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। यहाँ से 0.87 इंटू FE415 ग्रेड दिया हुआ है,
तो 415 इंटू में AST कितना था हमारा 1256.6 अपॉन 0.36 इंटू हमें जो कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है ये M20 दिया हुआ है, तो FC के हो गया 20 इंटू में B 230 230। तो यहाँ से हमारी जो XU की वैल्यू है वो आ जाएगी, देखो भाई 0.87 इंटू में FY इंटू 1256.6 अपॉन 0.36 इंटू 20 इंटू 230 273.9 अप्रोक्सीमेटली 274 कर देते हैं mm। तो ये हमारी यहाँ पे XU की वैल्यू आ रही है। XU लिमिटिंग कितना था, कम था भाई इससे, ठीक है। तो ये तो भाई कैसा सेक्शन चला जाएगा हमारा, ओवर रीइंफोर्स। तो स्टेप 3 क्या है, कंपेयर। तो कंपेयर जब हमने किया तो XU इज मोर देन XU लिमिटिंग, दैट इज क्या था XU 274 इज मोर देन 240 mm, तो देयरफॉर इट इज ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और कंडीशन क्या रहती है ओवर रीइंफोर्स्ड की, XU इज मोर देन XU लिमिटिंग। और कंडीशन क्या रहेंगी भैया आपकी, देखो जब हम बात करते थे किसकी, जो हमारा WSM था उसके अंदर CA इक्वल्स टू सिग्मा CBC, TA इक्वल्स टू सिग्मा ST, ये कंडीशंस लिखते थे। इसके अंदर हमारी जो कंडीशन होती थी वो क्या रहती थी, हमारी स्ट्रेन कंट्रोल्ड मेथड था ये। तो स्ट्रेन जो होंगी हमारी, मतलब कि जो हमारी स्ट्रेन की वैल्यू रहेगी इसके अंदर, तो कंक्रीट के अंदर एप्सिलॉन C जो होगी, मतलब एक तरह से आपकी 0.0035, ये हमारी इसके अंदर रीच कर गई होगी वैल्यू एप्सिलॉन जो कंक्रीट में होगी। और खास इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें देखो, अब ये इस कंडीशन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले कौन फेल करेगा, कंक्रीट। कंक्रीट कैसे फेल करता है, इसमें फेलियर क्राइटेरिया क्या होता है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कंक्रीट में कितनी हो जाएगी 0.0035, तो वो आपको पता है। तो अब इसके अंदर इसका बेसिक रीजन क्या है ये फाइंड आउट करने का, कि हमें ये पता चल गया कि मैं इसकी कैपेसिटी किस साइड से निकाल सकता हूं। देखो अब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो मैं स्टील की साइड से ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की कैपेसिटी नहीं निकालता LSM मेथड के अंदर, ठीक है। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन पहली बात तो हम प्रोवाइड करते ही नहीं है, अगर करे तब भी मैं उसकी कैपेसिटी कहां से नहीं निकालता, कंक्रीट साइड से निकालता हूं, टेंशन साइड से नहीं निकालता, मतलब स्टील की साइड से नहीं निकालता। तो देयरफॉर नाउ कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ठीक है, MRU। तो अब बात आती है, MRU कह दो या फिर MU बोल दो आप, MU फ्रॉम कंप्रेशन साइड। तो MU जो हम निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C इंटू लिवराम, और C फोर्स क्या होती है 0.36 FCK B इंटू XU। XU क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, XU लिमिटिंग, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना भाई अब। तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेना बेशक। अब कैपेसिटी निकालते टाइम जब हम यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे वो XU की नहीं करेंगे, अब XU लिमिटिंग की करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी XU लिमिटिंग तक ही मैं यूज कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा सेक्शन अनसेफ हो जाएगा। कंप्रेशन साइड एंड यूज XU इक्वल्स टू XU लिमिटिंग, ये कंडीशन लिख लेना ताकि प्रॉब्लम ना आए। 0.36 FCK इंटू B इंटू XU लिमिटिंग इंटू में इसका लीवर आर्म क्या होगा भाई, D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। अगर अंडर रीइंफोर्स आता तब मैं XU यूज करता है एज इट इज। तो वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, 0.36 इंटू FCK 20, 230 B है इसकी,
और एक्स यू लिमिटिंग कितना निकाला था भाई हमने 240, और डी की वैल्यू क्या थी 500 माइनस 0.42 इंटू में 240। तो यहां से जो हमारा एम यू आएगा, एम यू किसके बराबर हो गया, एम यू लिमिटिंग ही हो गया ये हमारा। ठीक है भाई, एम यू लिख दो या फिर एम यू लिमिटिंग लिख दो, एक ही बात है। 0.36 इंटू 20 इंटू 230 इंटू 240 इंटू में 500 माइनस 0.42 इंटू 240, तो ये आ रहा है आपका 1586 58048 न्यूटन mm। इसी को मैं अगर किलो न्यूटन मीटर में लिखता हूं तो डिवाइड बाय 10⁻⁶, यह आ गया 158.65 किलो न्यूटन मीटर एम यू, या एम यू लिमिटिंग बोल सकते हो आप इसको। ठीक है भाई, अल्टीमेट मैंने यहाँ पे मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर दिया, जो मैं बोला हुआ था कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट। तो अल्टीमेट मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमारा, हेंस डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। ठीक है, कि ये कितना सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है इस कैपेसिटी, इस बीम के साइज के हिसाब से बेसिकली। तो उसके लिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा, इसकी कैपेसिटी क्या है बेंडिंग मोमेंट की बर्दाश्त करने की, जो हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली 158.65 किलो न्यूटन मीटर। अब ये कितने लोड के लिए आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम उतना ही लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। तो यहां पे एम यू क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम WL² अपॉन 8, क्योंकि ये क्या है हमारा सिंपली सपोर्टेड बोला है इसने। तो एम यू इक्वल्स टू, या आप इसको ऐसे लिख लो, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू WL²/8 इक्वल्स टू एम यू। ठीक है, तो यहां से, और ये किसके बराबर है हमारा 158.65 इंटू 10⁻⁶, इसके बराबर। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहां से, तो W आ जाएगा हमारा, इसको पहले पूरा पुट कर लेते हैं एक बार। W इंटू में L की वैल्यू क्या है, 5 मीटर का स्पैन, कहाँ गया, स्पैन ऑफ 5 मीटर, ये रहा। WL²/8 इक्वल्स टू 158.65, तो किलो न्यूटन मीटर है इंटू 10⁻⁶ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये भी हमारा किस में है, मीटर में है, किलो न्यूटन में ही हमारा लोड आ जाएगा। तो यहां से जो हमारा W है वो कितना आएगा, कर लो, 158.65 इंटू में 8 डिवाइड बाय 5², 50.768, 50.77 कर देते हैं, 50.77 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर हमारा यहाँ पे टोटल जो लोड ये कैरी कर सकता है बेसिकली। ये आपका वो लोड आया है जो कि अल्टीमेट है, WU है ये आपका, ये WU अल्टीमेट लोड आएगा भैया आपका ये। ठीक है, लेकिन इन्होंने आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट। हमें एक तो सेफ निकालना है और दूसरा सुपर इम्पोज्ड लोड निकालना है। ठीक है, तो सेफ लोड निकाल लो पहले तो सेफ लोड आपका कितना आ जाएगा, जो कि W होगा, मतलब फैक्टर्ड लोड WU अपॉन 1.5, ये कितना आ जाएगा 50.77 डिवाइड बाय 1.5। ये देखो कितना आ रहा है आपका, डिवाइड बाय 1.5, 33.8।
33.8 किलो न्यूटन पर मीटर आपका सेफ लोड जो है वो आ गया। बट अब आपको एक चीज और बोल रही है क्या, कि एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट, सेल्फ वेट को हटाने के बाद में ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये तो सेल्फ वेट के साथ में है, तो सेल्फ वेट इसका देखो कितना है, ठीक है। तो सेल्फ वेट इसका कितना है, साइज क्या था बीम का 230, 0.23 इंटू 0. ओवरऑल डेप्थ है हमारी 55 इंटू 25, ये हो गया हमारा सेल्फ वेट इसका। 0.23 इंटू में 0.55 इंटू 25, ये हो गया 3.16 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इसका सेल्फ वेट हो गया। सेल्फ वेट सपोज SW से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहां पे, ठीक है। तो जो कैपेसिटी इसने पूछी है वो क्या हो जाएगी यहां पे, तो यहां पे हो गया सुपर इम्पोज्ड लोड SIL, ये हो गया W माइनस सेल्फ वेट, कितना हो गया 33.8 माइनस 3.16, ये आ गया हमारा यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड लोड, हमारा जो सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड है 33.8 माइनस 3.16, 30.64 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारा यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड लोड, जो सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड है बेसिकली, ठीक है। सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड, जो इसके ऊपर मैं इसके खुद के वेट के एक्स्ट्रा जो लोड लगा सकता हूं वो 30.64 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड मैं इसके ऊपर लगा सकता हूं। ये चीज क्लियर। अगर यूडीएल में, जनरली हम यूडीएल में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉइंट लोड बोलता है तो पॉइंट लोड की फॉर्म में आप यहां से निकाल सकते हो, वो आपकी कोई मतलब अलग चीज ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, PL/4 आ जाता है जनरली उसमें। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वैल्यू दिखा देना अपनी, XA की कितनी, सॉरी XU होगा ना, ये XA WSM में होता है, XU कितना है आपका यहाँ पे 274, ये भाई XU होगा यहाँ पे, सारा का सारा XU की टर्म्स में चलेगा ये सारा, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तब तक के लिए बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।